चलो ठीक है ना। तो जहां से अपन ने छोड़ा था उसी के आगे से स्टार्ट करना है ना। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्वाजी पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब उसी का अगला अध्याय, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है, टॉपिक जो है उसका नाम है इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो अभी अपन क्या शुरू करने वाले हैं? इंडेमनिटी, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले चालू करते हैं गारंटी। चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये थोड़ा ज़्यादा आसान है ना, ठीक है। तो खूब दिन बाद पढ़ा रहा हूँ, मैं नर्वस भी हूँ, है ना, तुम लोग के सामने कुछ नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या जानते हो गारंटी के बारे में? ये वो गारंटी नहीं है जो अपन ने कहाँ पढ़ी थी? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। हाँ गुड, ठीक है, कंडीशंस, ठीक है। तो ये गारंटी कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली गारंटी है, सोगा की गारंटी नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये कौन सी वाली गारंटी है? लोन वोन वाली गारंटी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप सभी ने सुना हुआ है नाम, है ना, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्लियर है, ठीक है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट निभाएगा नहीं निभाएगा मान लो, तो क्या होगा? उसके ऊपर केस कर सकते हैं अपन, ब्रीच का केस कर सकते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। लेकिन इन सब नौटंकियों में पढ़ना ही काय को, मतलब पॉइंट समझो, उस पर केस करेंगे, फिर वो डैमेजेस वसूलेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम इन सब पचड़नों में कौन पड़े? हम क्या करना चाहते हैं? हम यार कॉन्ट्रैक्ट ही एक अच्छे पर्सन से करना चाहते हैं जिसमें कि फिर बाद की नौटंकी ना हो, ठीक है ना। इसके लिए जनरली क्या होता है, सोच कर देखो, हम प्रैक्टिकली लाइफ में भी, ठीक है ना, मान लो तुमको मोबाइल लेना है या कुछ भी खरीदना है, समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? सोच करके बताओ, मतलब ये लीगल वीगल कुछ नहीं, समझ में आ रहा है, पर्सनली बताओ, तुमको मोबाइल लेना है, आ रहा है समझ में, तो ब्रांड सब ठीक है, खरीदने की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हो? प्राइस कहाँ पता करोगे? और क्या क्या कर सकते हो, मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या 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 करोगे, क्या सोचोगे? वो टेक्निकल फीचर्स वगैरह छोड़ दो, खरीदने आपने सेलेक्ट विलेक्ट भी कर लिया होगा, समझ में आ रहा है, 2-4 या देखने जाना है, बस लेना है, खरीदना है, कैसे तय करोगे? ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। आप किसी पहचान वाले का अगर कुछ कांटेक्ट है तो सबसे पहले आप वहां जाते हो, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों क्यों आप जाते हो किसी पहचान वाले के पास, मुझे बताओ? सस्ता मिलेगा, ये बात एक है, आ रहा है समझ, लेकिन और भी फैक्टर्स तो होते हैं, वो क्या होता है बताओ? खराब होता है तो वो वापस कर लेगा, नहीं करेगा तो रिलेशन खराब होंगे ना। बेसिकली आप गारंटी वाले जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ना उस पर वर्क कर रहे होते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आप एक्चुअली में सर्च कर रहे होते हो कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जिसकी कोई और बंदा क्या कर ले, गारंटी ले ले, यानी आप प्रैक्टिकली पहले गारंटर ढूंढ लेते हो और फिर वर्क करते हो। हम उसी चीज को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, लीगली समझ रहे हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो लोन का हो। ये तो आपने सुना ही होगा कि बैंक से लोन लेते हैं तो क्या करते हैं अपन, अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या करते हैं अपन? बैंक हमेशा क्या करता है, कुछ गारंटी लेता है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि बिल्कुल माइक्रो लोन दे दिया जाए, और क्या करें अपन कि ठीक है बिना गारंटी के दें, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो अलग है। अदरवाइज अगर बैंक किसी को भी लोन दे रहा है या कोई भी किसी को भी लोन दे रहा है तो वो क्या करेगा, बोले भैया गारंटर लेकर के आओ, क्यों? एक ने नहीं चुकाया तो वो चुकाएगा। गारंटर के लिए भी वो क्या देखते हैं, मैं सड़क से उठा के किसी भिखारी को गारंटर बना दूं फिर, तो बैंक क्या करता है, गारंटर की भी वेल्थ देखता है, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्योर अपन बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली कितने लोग इन्वॉल्व रहते हैं? 2 लोग इन जनरल, जॉइंट प्रोमिसर की बात ना करें तो फिर आ रहा है समझ में। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में खास बात क्या लग रही है, 3 पार्टी इन्वॉल्व है और 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, जिनमें से एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट टाइप का भी है। देखो समझना,
ठीक है ना। ठीक है, यहां पर अगर मान लो कि ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ। बी अगर बैंक है और बैंक ए को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, लेकिन बैंक को चाहिए कोई एक तीसरा पर्सन। मान लो कि ये एस है, एस मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि शॉर्टी इसका मीनिंग होने वाला है, शॉर्टी इसका वर्ड होने वाला है, अरे समझो, ठीक है ना। इसको अपन पी बोल देते हैं, पीडी, पीडी, पीडी प्रिंसिपल डेटर के लिए होता है, अरे समझो। तो ये बैंक है, बैंक बेसिकली कौन है, क्रेडिटर, अरे समझो, ठीक है। देखो ध्यान से, बैंक ने लोन दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट ये है जो किस किस के बीच में हो रहा है, पीडी और बी के बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट ये होगा, अगर याद हो तो ये, अगर ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी को याद हो तो बता सकता है, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, आ रहा है समझ, सपोर्टिव टाइप का, कि गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि यहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। बाकी ये जो प्रिंसिपल डेटर है जिसकी गारंटी कौन ले रहा है, एस, आ रहा है समझ, जिसकी गारंटी कौन ले रहा है, एस। इनके बीच में भी एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है भाई, कोई थर्ड पर्सन इसकी गारंटी क्यों लेगा, तुम पॉइंट समझ में आ रहा है, तो हम इसकी गारंटी क्यों लें, या तो वो पर्सनल पहचान वाला होगा, एक तरीके से एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको चुकाना पड़ गया कल को पैसा एस को, तो क्या होगा, वो वसूल करेगा ना, किससे, पीडी से, आ रहा है समझ। अब घरेलू की तो अपन बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ने या अगर मान लो पेरेंट्स ने ये गारंटी दी है तो मैटर अलग है, आ रहा है समझ, लेकिन कोई भी थर्ड पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, गारंटी देगा, तो वो पैसे वसूलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट यहां पर इन्वॉल्व होते हैं, और हमारा मेन जो है वो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये देख पा रहे हो आप, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मेन हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट की बात हमको करनी है, क्लियर है। तो हमेशा हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो ये जो मेन वाला ऊपर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो पिक्चर में आएगा ही ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट कोई किसी को गारंटी थोड़ी देता है। जब तक लोन नहीं दिया गया है तब तक गारंटी का कोई सवाल ही नहीं, या तो लोन और या तो परफॉर्मेंस की गारंटी। मतलब समझो, मैंने अगर मान लो किसी को नौकरी, इसके एग्जांपल्स में है ये बात, मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूं कि मैंने किसी को नौकरी पे रखा तो मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है किस बात का, कि भैया मैं तुम्हें नौकरी में रख रहा हूं, तुम मेरे लिए वर्क करोगे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, समझ में आ रहा है। लेकिन वो पैसे लेके वगैरह ना भग जाए, इसके लिए मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, एक तीसरे बंदे के साथ जो इसकी परफॉर्मेंस की क्या कर रहा है, गारंटी ले रहा है। तो ये यहां पर लोन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर क्या है, गारंटी है। तो दो तरीके से गारंटी है, एक लोन की और एक परफॉर्मेंस की, लेकिन नाम इसके ऐसे रखे गए प्रिंसिपल डेटर, जैसे कि आपको लगेगा कि यहां पर क्या है, सिर्फ लोन की बात हो रही है। ज्यादातर इसका यूसेज भी कहां पर होता है, लोन में, आ रहा है समझ। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी के लिए भी क्या हो सकता है, गारंटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यूज हो सकता है। चलो कंटेंट रीडिंग करते हैं, एक बार देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो जरा, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म अ प्रॉमिस। अब आप समझ पा रहे हैं कि परफॉर्मेंस गारंटी है ये, और दूसरा और डिस्चार्ज लायबिलिटी, ये लोन की बात कर रहा है, आ रहा है समझ। तो इसको लिख सकते हैं अपन, है ना, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ना, दो चीजों के लिए हो सकता है। हम बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी रूपांतरण नहीं कर रहे, हम कैसे जा रहे हैं, मीनिंग बाय मीनिंग। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या है पहली चीज, किसी कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस की गारंटी,
और दूसरा किसी को लोन दिया है उसके रीपेमेंट की गारंटी, है ना। इन दो चीजों के लिए होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से बना लेना। अब इसमें इतनी लाइनें खींचने की जरूरत नहीं है, मतलब बताने के लिए था, है ना। क्लियर है ना। ठीक है ना। किसी कॉन्ट्रैक्ट पे परफॉर्मेंस की गारंटी और किसी को लोन दिया उसके रीपेमेंट की गारंटी। तो देखो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। मीनिंग ऑफ श्योरिटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड एज श्योरिटी। आप उसको ऐसे बोलो कि, है ना, श्योरिटी जो पर्सन गारंटी दे रहा है, जो पर्सन गारंटी दे रहा है ना। दूसरा कौन है, प्रिंसिपल डेटर, जो पर्सन परफॉर्म करने वाला है या जिसने लोन लिया है। वैसे आप पहचान जाओगे इसको किससे, प्रिंसिपल डेटर। डेटर वर्ड से आप समझ जाओगे कि इसके सर पर उधार आ रहा है, समझ में क्लियर है। श्योरिटी बस याद रखना पड़ेगा कि ये गारंटर है, नाम इसका श्योरिटी, लेकिन ये कौन है, गारंटर। क्रेडिटर, जिसने लोन दिया है या जिसको परफॉर्मेंस मिलनी है ना। बोलो आ रहा है ये समझ, ठीक है। ये पूरा पूरा सेंड भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूंगा, है ना। हुआ तो फिर मैं इसको ये इससे पूरा ये पूरा चला जाएगा, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, तो चिंता मत करना। लेकिन नोट करते जाओ, अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा मूड नहीं है भेजने का, आ रहा है समझ में, थोड़ी मेहनत करो। क्लियर है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, एसेंशियल्स एंड लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है क्या, सेक्शन नंबर इस बार बहुत मिलेंगे आप लोगों को, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो लेकिन कंटेंट बहुत है, ठीक है। वही आरटीपी, मॉक टेस्ट और ऐसा बहुत सारा कुछ होगा, पुराने पास पेपर्स हैं, उनमें से हम ये निकालेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते रहते हैं, वो आपको ओवर द पीरियड मिलेंगे। तो उनके जितने सेक्शन होंगे वो पक्के से याद करने पड़ेंगे आपको। आ रहा है ये समझ में, क्लियर है। तो आपको हर सेक्शन याद रखना है नहीं, क्या आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन याद रखने हैं, हाँ, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत सारे हो जाते हैं इंटर में, तो इसलिए कोशिश करें अपन कि सेक्शन नंबर बस कुछ नहीं है, पता है, याद करने का सिर्फ एक तरीका, अच्छा खासा टाइम है अपने पास, जब भी कंटेंट पढ़ो ना तो उसके साथ में सेक्शन नंबर के साथ पढ़ो, बस बिल्कुल टोटल इग्नोर मत करो, ऑटोमेटिकली बहुत सारे सेक्शन आपको याद हो जाएंगे, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको सेक्शन याद करने की। आ रहा है समझ में, मतलब जैसे आप बोलते हो ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126, ऐसे बोल लो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बैठ के रटो, क्योंकि वो तो वैसे भी भूल जाओगे ना,
लेकिन वो क्या है कि रिवीजन होता जाएगा। जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलो उसके साथ सेक्शन 126 जरूर बोलो। आ रहा है समझ? ठीक है ना। और एक चीज याद रखो, सबसे पहले फोकस करो याद करने के लिए रेंज। आ रहा है समझ? तो जैसे अगर अब ये इसकी बात करोगे तो ये देखो 126, 127, 142, 43, 44 अलग अलग है मतलब, लेकिन हाँ ये 126 से 128 के आसपास की जो रेंज है ये आपको पहले याद रखनी है। तो ये एक ब्रॉडर फोल्डर हो जाएगा, उसके अंदर फाइल्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो, तो एसेंशियल्स एंड लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो सबसे पहली बात हम पता क्या पढ़ रहे हैं, समझना। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर कौन कौन कर सकता है, कैपेसिटी, समझ में आ रहा है। तो हमने एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि भाई नहीं निभाओगे तो क्या होगा, हमने वो सारी चीजें पढ़ी, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं पता क्या, स्पेशल टाइप के कुछ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अपन ने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, आ रहा है समझ में। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। बेटा स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेलिटीज तो निभानी ही पड़ेंगी ना। इसका मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो अब उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए ना, उसमें फ्री कंसेंट तो होना ही चाहिए ना, उसमें कंसिडरेशन लॉफुल होना ही चाहिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मतलब क्या लिखा है देखो, मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिक सारी चीजें होनी चाहिए, एक चीज नहीं होगी इसमें। हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन की बात करते हैं, लेकिन यहां पर गारंटर को कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि मिले, फिर भी ये क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज हमने पढ़ा हुआ है क्या, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पर क्या होगा कि कंसिडर, हाँ ये क्या बन जाएगा आपका एक्सेप्शन एक तरीके से। तो अपने को ध्यान रखना है सामने, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि हो, देख लेंगे अपन। ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अच्छा, अपन लोग सीए फाउंडेशन देकर के इस बात को समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि मेरी बातें माननी कितनी जरूरी है कंटेंट को लेकर के। समझ में आ रहा है कि एग्जाम में जो आने वाला है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि मॉड्यूल से आ रहा है या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने अब ऐसी बहुत सारी बातें बोली होंगी जो अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो सही आ रहा है, समझ में क्लियर है, ठीक है ना। तो इस बार मेरी बातें सुननी ज़्यादा जरूरी है, क्लियर है, ठीक है ना। कंटेंट बहुत है, समझ में आ रहा है, अच्छा खासा है। आपको करना पड़ेगा प्रायोरिटाइज, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। किसी भी एक इंडिविजुअल चीज़ को अगर हम लेंगे ना तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत सारी बताई जा सकती है। मतलब अगर अपन बोलें कि भैया ये इसमें क्या अच्छा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब मान लो कि नोट्स बनाने, सेल्फ नोट्स, तो अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भैया सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, अब आप इस एनालिसिस में अगर लगोगे ना कि हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए, उसके प्लस देखने जा रहे हो, उसके माइनस देखने जा रहे हो, गूगल कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलेगा। मेरा पॉइंट समझना, मेरा पॉइंट है कि आपको ना किसी एक पॉइंट की डिटेल में जाने के बजाय, समझ में आ रहा है, आपको वो सारे के सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं जो आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करेंगे, बीट रिवीजन, टेस्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, नोट्स, सेल्फ वगैरह के मॉड्यूल जो अपन ने किया, आरटीपी, मॉक टेस्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है, पीरियोडिकली, यानी फुल मैनेजमेंट। किसी भी एक चीज के पीछे मत परेशान होना, समझ में आ रहा है। कोई भी एक चीज हो सकता है कि मैं बोलूं कि हाँ ये मत करो, और हो सकता है कि कहीं पर तुम नेट पे देख लो या कहीं पर कुछ ऐसा हो जाए जिसमें तुमको लगे कि भैया ये करना क्यों जरूरी है, उसके फैक्टर्स आ रहा है समझ में। तो अगर मैं कह रहा हूं कि वो चीज जरूरी नहीं है तो मेरा पॉइंट समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चीज जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि वो चीज प्रायोरिटी नहीं है। मेरे पास जब भी कोई आता है ना कि भैया सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मेरा सवाल होता है भैया तुमसे प्रोविजन बनता है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तुम सेक्शन नंबर की बात तब करो जब तुमसे क्या आ जाता है, प्रोविजन। अरे तुमको ये नहीं पता कि कोर्जन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, उसके सेक्शन नंबर का करोगे क्या। तो पहले क्या पढ़ना है और उसके बाद पहले क्या बनना चाहिए फिर क्या बनना चाहिए, तो ये समझना, क्लियर है। मैं शुरुआत करूंगा कॉमन सेंस से, यानी मैंने कहा कि भाई जनरल लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी अपन बात करते हैं, अरे समझ में। लेकिन जब हम लीगल एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद फिर कॉमन सेंस को भूल जाएंगे। अब आप लोग, मेरे को लगता है कि लॉ को काफी कुछ समझ गए होंगे, मतलब मैं उसमें जितनी बहुत सारी बातें बताता हूं अब वो थोड़ी सी कम मेहनत लगेगी मुझे,
आ रहा है सामने, ठीक है ना, वो तुम लोग को समझ में आती जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं किसकी बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एक अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसमें सारी बातें होनी चाहिए। तो देखो क्या बोल रहा है, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने जरूरी हैं, एक्सेप्ट क्या है एक्सेप्शन, consideration received by principal debtor is the sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। इसको आम भाषा में अपन क्या बोले, समझ आ रहा है, इसको आम भाषा में अपन क्या बोले कि भाई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है गारंटर के लिए। आ रहा है समझ में, तो अपन एक्सेप्ट कंसिडरेशन, है ना, श्योरिटी को मिले ऐसा जरूरी नहीं। बेटा जब मैं बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मिल भी सकता है। मतलब ऐसा भी मत सोचना कि कभी मिलता ही नहीं है गारंटी देने का कोई कंसिडरेशन। गारंटी देने के कमीशन लेते हैं बहुत सारे लोग। कंपनी के केस में जब डायरेक्टर, कई बार कंपनी लोन लेती है और डायरेक्टर उसको क्या करता है, गारंटी देता है, तो डायरेक्टर उस बात का कमीशन ले लेता है, वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसका मतलब कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरा एक्सेप्शन, फिर अपन इसकी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है ना। इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, बट श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड। बेसिकली ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात कर रहे हैं तो वो दोनों क्या होने चाहिए, बालिग मतलब वैलिड, मतलब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। गारंटर जो है वो कौन नहीं हो सकता, माइनर या अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता। अरे सामने मतलब पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल डेटर माइनर हो सकता है क्या, हमको मतलब नहीं उस बात से, क्योंकि हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के वैलिड रहेगा भले ही प्रिंसिपल डेटर कौन है, माइनर। मतलब माइनर लोन वैसे तो नहीं ले सकता, लेकिन अगर उसने ले लिया, जिसकी गारंटी अगर मान लो किसने लिए है ना, तो क्या होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर भी क्या है, वैलिड। इसको अगर कोर्ट टेक्निकली जाकर के देखोगे तो माइनर को दिया गया लोन इलीगल तो नहीं होता ना, तो इस कारण से क्या होगा, इलीगल तो नहीं होता ना। आ रहा है समझ में, इसलिए उसका कोलैटरल क्या होगा, वैलिड। वॉइड का कोलैटरल, इलीगल का कोलैटरल। आ रहा है समझ में, क्लियर। चलो देखो, ठीक है ना। देखो जरा इलस्ट्रेशन, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब बी ने ऐसे बोला कि भाई गुड्स दे दे उधार में, ए ने बोला ठीक है, लेकिन सी से बोलो कि गारंटी दे। आ रहा है समझ, ठीक है ना। सी ने गारंटी दे दी, द पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ए इज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। बेसिकली ए गुड्स किसको डिलीवर करेगा, इसको बेसिकली बोलो तो इसको सीरी सुनाई देता है ठीक है, हाँ ए किसको गुड्स डिलीवर करेगा, बी को। आ रहा है समझ, और उसकी गारंटी कौन दे रहा है, सी। आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो देयर इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सी प्रॉमिस, ए का बी को गुड्स देना सी के लिए वही काफी है कि भाई तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, ऐसा वाला। आ रहा है समझ में, देयरफॉर द गारंटी इज वैलिड। मतलब सी को कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा फिर भी ये वैलिड है, बहुत जनरल सी बात है। आ रहा है समझ में, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू बी, ठीक है, बी मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब देखो आ रहा है ये समझ में, ठीक है ना। हाँ, A sells and delivers goods to B. B makes a default in payment. C requests A to forbear to sue B. देखो समझो,
ए ने गुड्स डिलीवर किए, बी ने लफड़ा कर दिया, गुड्स की पेमेंट नहीं करी या जो भी। सी जो है वो बोल रहा है ए से कि भैया इस पे केस मत करो। किस पर? बी पे। ठीक है ना? कब तक के लिए? 1 साल के लिए। और उसने बोला कि अगर आप ऐसा करते हो मतलब कि आप केस नहीं करते हो, तो इफ इट डज सो सी विल पे फॉर देम इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय बी। बेसिकली सी कह रहा है कि भैया बी को 1 साल का और वक्त दे दो, अभी केस मत करो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि अगर 1 साल में उसने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ए अग्रीज टू फॉरबियर एज पर सेक्शन 127 there is a sufficient consideration for C's promise, therefore the guarantee is valid। क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तीसरा देखो, A sells and delivers goods to B। ठीक है, A afterwards without consideration agrees to pay for them, ठीक है ना, in default of B। यहां पर A की जगह C कर लो। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो एज पर सेक्शन 127 देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर सीज प्रॉमिस, देयर इज द गारंटी, देयरफॉर द गारंटी इज वॉइड। अब देखो यहां पर खास बात क्या है, मुझे बता सकते हो कि यहां पर गारंटी वॉइड क्या है? अरे यार ये मिसप्रिंट वाला है, इस वाले को काट दो, इस वाले को काट दो भी, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। चलो, तुम्हें वैसे सफिशिएंट एग्जांपल्स मिल गए, इसमें समझ में आ गई है क्या तुमको? बात क्लियर है क्या? ठीक है, देख लो एक बार। देखो किसकी बात कर रहे हो तुम? देखो एक्सेप्शंस का मतलब क्या है, पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं अपन? एसेंशियल जरूरी है। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? कि जरूरी नहीं। तो वो एग्जांपल किस बात कह रहा है कि देखो बिना कंसिडरेशन के भी ये वैलिड है। अदरवाइज नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड नहीं रहेगा। तो एक्सेप्शन में बोल रहा है कि देखो इसमें एक आध एसेंशियल नहीं है, तब भी ये क्या है? और पहला वाला मेनली किस बात पर आधारित है? कंसिडरेशन पर। तो कंसिडरेशन नहीं है तब भी ये क्या है? पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, चलो देखो, ठीक है। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं क्या? बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। Essentials and legal rules for a valid contract of guarantee। Essentials and legal rules for a valid contract, valid contract of guarantee। समझ में? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या क्या खास बात है? सबसे बेसिक बात क्या बोली गई? बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। दूसरी बात, प्राइमरी लायबिलिटी किसी और की होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मेरी बेसिक लायबिलिटी मेरी थोड़ी है। इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में देखो, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक लायबिलिटी किसकी रहनी चाहिए? पीडी की। एस की प्राइमरी लायबिलिटी थोड़ी है। एस की कौन सी लायबिलिटी है? सेकेंडरी, यानी एस को थोड़ी लोन चुकाना। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि एस की लायबिलिटी सिर्फ तब आएगी जब क्या होगा? आ रहा है समझ में? तो मतलब क्या बोल रहा है? प्राइमरी लायबिलिटी किसी अन्य पर्सन की है। आ रहा है क्या समझ में? तो कौन है प्राइमरली लायबल? प्रिंसिपल डेटर। हाउएवर इफ अच्छा बहुत ध्यान से, even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid, although the principal debtor is not liable at all। क्लियर है? ठीक है ना? तो आपको किसी भी एक बात पर केस लॉ बन करके आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपने फाउंडेशन में किया, समझ रहे? और आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेल इसकी लिखनी पड़ेगी। मतलब बाकी चीजें जो है वो कुछ चेंज नहीं हो रही, समझ में आ रहा है? ये पोर्शन बिल्कुल वैसे ही जाने वाला है जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। आ रहा है समझ में? टेक्निकल ज्यादा नहीं है, ये इजी वाला पोर्शन है, इसलिए मैंने कहा कि लाइट से अपन स्टार्ट करते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वो वाला टफ है, बस उसके इंटरकनेक्शंस थोड़े ज्यादा होंगे। इसमें सब बिखरा मतलब वो है, इंडिविजुअल है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तुमने कर लिया तो ये बिल्कुल अलग है।
आ रहा है समझ? बाकी प्लेज का बिल्कुल आ रहा है। बाकी कंपनी में ऐसा हो सकता है कि पहला चैप्टर 8वें चैप्टर से कनेक्टेड हो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। उसमें एक बार में बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। उसमें शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो रिलैक्स होता जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की खास बात क्या है? एक तो उसमें बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर होने चाहिए। दूसरी बात, प्राइमरी लायबिलिटी किसी और की होनी चाहिए, आ रहा है समझ में? डेट लीगली एनफोर्सेबल वाली होनी चाहिए, मतलब जेन्युइन डेट हो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट इलीगल या वैसा नहीं होना चाहिए। एंड डेट मस्ट नॉट बी अ टाइम बार्ड डेट। वो जो डेट है जिसमें इसकी लायबिलिटी आ रही है वो टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। बेसिक बेसिक बातें, किसी भी एक बात पे पूरा फुल केस ला बन सकता है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये वाले जो इस पार्ट के जो नोट्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। इससे आपको ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है? ठीक है ना। हर चीज बहुत स्पेसिफिकली अलग अलग पॉइंटर्स में आ जाएगी आपकी। चलो, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल, इट हैज टू बी कंडीशनल। कंडीशन क्या है? कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया था, इस कंडीशन में ही लायबिलिटी किसकी आने वाली है? गारंटर की या श्योरिटी की। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्या? कंडीशनल। अरे समझ में, नॉर्मली अपन देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अरे समझ में, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। The liability of surety arises only if principal debtor makes a default. क्लियर है क्या? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। बहुत ध्यान से समझना। नो मिसरिप्रेजेंटेशन, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, है ना। किसके साथ, किसके लिए ये बात चल रही है कि किसके साथ झूठ नहीं होना चाहिए, किसके साथ बात नहीं छुपाई जानी चाहिए? श्योरिटी। आ रहा है समझ में? हम समझ रहे हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट को तुम समझ जाओगे तो ये बात तुम ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर पाओगे कि किसके साथ झूठ या छिपाया जाना किसके साथ नहीं होना चाहिए, श्योरिटी के साथ। आ रहा है समझ में? नहीं तो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं। देखो, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. आ रहा है समझ में? ठीक है ना। किसने झूठ बोला? क्रेडिटर ने। आ रहा है समझ में? या क्रेडिटर की नॉलेज से। देखो समझो, हम यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर की बात नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब प्रैक्टिकली सोचा जाए तो गारंटी के लिए कौन जाता होगा किसके पास? भाई तुमको लोन लेना है तो तुम प्रिंसिपल डेटर कहलाए। बैंक क्या बोलेगा? हम लाके देते हैं तुमको गारंटर, तुम लाओ। यानी गारंटर प्रैक्टिकली तो कौन ढूंढता? लेकिन अगर हम लीगली बात करें, समझ में आ रहा है, तो उस गारंटर का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? क्रेडिटर के साथ। समझ में आ रहा है? और अगर आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट टाइप को थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे, समझ में आ रहा है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला अगर पैच सही से टेक्निकली तुमने पढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करो। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड नहीं कर सकती, याद है आपको? कोर्जन में तो अपन ने पढ़ा था कि कोई थर्ड पार्टी भी कोर्जन करे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। फ्रॉड में क्या पढ़ा था? किसके द्वारा किया जाना चाहिए? पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए यहां पर किसका नाम यूज किया गया है? क्रेडिटर। कि क्रेडिटर ने झूठ बोल के अगर क्या किया? गारंटी ऑब्टेन करी। अब यहां पर क्या है ना कि पर्सनल लेवल पर जब अपन कॉमन सेंस लगाएंगे तो चीजें थोड़ी अलग जाएंगी, लेकिन जब लीगल सेंस लगा रहे हो तो चीजें अलग जा रही हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली गाली किसको पड़ने वाली है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? प्रिंसिपल डेटर। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन लीगली कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार मतलब कि गलत करने के लिए? क्रेडिटर। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? इसका मतलब इसका एक इंटरप्रिटेशन ये निकल सकता है कि प्रिंसिपल डेटर ने अगर बेवकूफ बना दिया श्योरिटी को तो श्योरिटी, और उसने जाकर के साइन कर दिया और क्रेडिटर को पता नहीं है कि प्रिंसिपल डेटर ने झूठ बोला है। किसको? श्योरिटी को। आप केस समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो क्या श्योरिटी बच सकता है उस स्थिति में? नहीं बच सकता। चाहे प्रैक्टिकल लेवल पर, जनरल सोसाइटल लेवल पर आप उस बात को कितना भी वैलिड करार दे दो, कह रहे यार उसने झूठ बोला, आ रहा है समझ में? क्रेडिटर को कोई मतलब नहीं है, वो तो आपसे वसूल लेगा। आपको गारंटी ही नहीं देनी चाहिए थी। आप एक ऐसे बंदे की गारंटी ले रहे हो जो आप ही से झूठ बोल रहे। नहीं आया समझ में?
तो इसका एक अपार्ट फ्रॉम ये समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको गारंटी अगर देने को बोली जा रही है तो सिर्फ दोस्ती में गारंटी ना हो, लो नोन की खासकर। हाँ, ऐसे केसेस हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि जिसमें मतलब हम लोग के टाइम पे हमने एक केस देखा था, समझ में आ रहा है, ठीक है, एक पहचान के थे, तो वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर थे, ठीक है ना, तो उनका कोई स्टूडेंट आया था, तो वो बोला सर बिजनेस स्टार्ट करना है ना, अच्छा ट्रक का बिजनेस या वो सारा कुछ स्टार्ट करना है, तो गारंटी चाहिए थी सर, समझ में आ रहा है। तो बाकी के टीचर्स ने सबने उनको मना किया, बोले कि अरे मत लो आप गारंटी और ऐसे वैसे, हमने कहा अरे नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे समझ। और इवेंचुअली उन्होंने क्या किया, फिर गारंटी ले ली, अरे समझ, ठीक है। उसके बाद 10 साल तक उन्होंने अपनी आधी सैलरी उसमें चुकाई, क्योंकि उसका बेचारे का ट्रक का बिजनेस डूब गया, आ रहा है सामने। और मतलब अभी इसमें आगे पढ़ोगे तुम कि सीधे लायबिलिटी किस पे आ जाएगी, फिर अगर उसने डिफॉल्ट किया ना तो उस पर केस करने की जरूरत नहीं है, उसने डिफॉल्ट किया सीधे सीधे किसके पास आ जाएंगे, आ रहा है ये समझ में। इसलिए गारंटी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत खतरनाक हो सकती है, रियल केसेस है, रियल, आ रहा है समझ में। तो बैंक में अगर किसी के रिलेटिव होंगे तो उनको तो आए दिन ऐसे केसेस देखने को मिलते रहते होंगे, आ रहा है सामने, ठीक है ना। आप समझो आपको कानून पता चल रहा है, नहीं तो नॉर्मली कोई बंदा गारंटी देगा तो क्या है कि यार अरे ये तो अच्छा है, और समझ में आ रहा है कि इसी पे होगा, केस वेस होगा, तो दूर की बात है, ऐसे गारंटर में थोड़ी बात आती है, आ जाती है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब श्योरिटी वो पीडी के ऊपर केस नहीं करेगा, एक्चुअली श्योरिटी पीडी पे केस कर सकता है, श्योरिटी का पीडी पे केस करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चल देखो, एनी गारंटी, देखो, no misrepresentation or concealment, any guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning the material part of the transaction is invalid, आ रहा है समझ, ठीक है ना। any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid, आ रहा है समझ, ठीक है ना। any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances, अगर क्रेडिटर मेन बातों को लेकर के चुप रहा तो भी क्या हो जाएगा, गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। चलो देखो इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन बहुत ऊटपटांग बनाया गया, मतलब वही जैसे अपन ने पहले, इलस्ट्रेशन हर जगह ऊटपटांग ही होते हैं। नॉर्मल केसेस के इलस्ट्रेशन आप अपने मन से बना सकते हो, तो यहां पर इलस्ट्रेशन आपको नॉर्मल केसेस के नहीं मिलेंगे, बहुत एक्सेप्शनल केसेस के मिलेंगे। देखो जरा क्या बोल रहा है, ए ने बी को क्लर्क रखा कि उसके बिहाफ में पैसे कलेक्ट कर लेगा वो, ठीक है ना। अब बी क्या है, कुछ पैसे खा गया, ठीक है ना। अब बी कुछ पैसे खा गया, ठीक है। ए यहां पर ए ने बोला कि अरे यार अब तो तुम गारंटी लेकर के आओ, मैं नहीं जानता। अब सी उसकी गारंटी लेने आया, लेकिन ए ने सी को ये नहीं बताया कि बी घपलेबाज है, पहले से पास्ट में ये घपले कर चुका है। इसका मतलब कि क्रेडिटर को पता है कि बी गड़बड़ है, तो मतलब सीधे सीधे यहां पर सी क्या हो जाएगा, फंसा ही जाएगा ना। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या है, ए डज नॉट एक्वेंट सी, मतलब ए ने सी को नहीं बताया विद बीज प्रीवियस कंडीशन, बी आफ्टरवर्ड्स मेक्स डिफॉल्ट। अरे समझ में, एज पर सेक्शन 143 द गारंटी गिवन बाय सी इज इनवैलिड सिंस द क्रेडिटर has obtained the guarantee from C by means of keeping silence as to material circumstances. B's failure in the past to duly account for the receipt. ये बात क्रेडिटर को किसको बतानी चाहिए थी, सी को। देखो समझो, इतने सब्जेक्टिव केसेस हो सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। जैसे अपन चिंता में डूब नहीं जाते थे फाउंडेशन में कि हे भगवान ऐसा कोई केस आ गया हमको तो हम क्या करेंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है।
तो आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड केस अगर आए तो वो आपके पहचान के होंगे, मैं फिर बोल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है, जो आपको आरटीपी में नहीं तो आपको मॉड्यूल में या उसमें मिल जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो क्वेश्चन सबके लिए टफ है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल, आपको वो लॉ पता होना चाहिए, दैट्स इट, समझ में आ रहा है। आपकी सिचुएशन एकदम सही सही सॉल्व हो, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस में नहीं है, आप लोग ऑफिस खोल के नहीं बैठे कि कोई मर जाएगा, आ रहा है समझ में, ठीक है, अगर आपने गलत डिसीजन दे दिया तो इतनी चिंता अपने सर पे बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, आ रहा है समझ में। आपको कानून का पता होना जरूरी है, और अगर कोई हो चुका केस लो, जैसे ये वाला आप पढ़ रहे हो, तो इसका डिसीजन आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे डिसीजन आपको किससे लेने हैं, अपने स्वविवेक से, इसके बेस पे, आ रहा है समझ में। आपको ये कानून पता है और उसके बेस पे आप डिसीजन ले रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो बात है ना कि भैया अगर ऐसा इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाए तो क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो आप सिर्फ लॉ की जो लाइन है वो आपको पता होनी चाहिए, आ रहा है समझ में। तो आप आसानी से बिल्कुल प्रॉपर डिप्लोमेटिकली लिख सकते हैं कि भैया अगर ये मटेरियल बात है और क्रेडिटर ने छुपाई तो इनवैलिड है गारंटी, और अगर ऐसा नहीं है तो गारंटी वैलिड है, सिंपल पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप उसकी चिंता मत करना, आ रहा है समझ में, अरे बेचारे का लोन डूब जाएगा, आ रहा है समझ में, ऐसी चिंताएं करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। चलो हाँ बताओ, इलस्ट्रेशन ए समझ में आया कि नहीं, फर्स्ट इलस्ट्रेशन समझ में आया। देखो दूसरा देखो, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी। अब इन लोग ए बी सी में हमेशा एक को नहीं बनाते, बदल दे रहे हैं ना, आ रहा है समझ में, सोचना थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा आपको, आ रहा है समझ में। इस केस में गारंटर कौन है, ए, पीडी कौन है, बी, सी कौन है, क्रेडिटर। सबसे पहले तो यही पार्टी की पहचान ले अपन, समझ में आ रहा है। तो ए गारंटर है और वो सी को गारंटी दे रहा है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सी ही कौन कहलाए, क्रेडिटर। और सी जो है वो लोहा सप्लाई कर रहा है किसको, बी को, तो बी कौन कहलाए, प्रिंसिपल डेटर, 2000 टन का, आ रहा है समझ में, 2000 टन। बी और सी, अब देखो क्रेडिटर और डेटर मिलके गारंटर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनने प्राइवेटली एग्री कर लिया कि बी जो है वो 5 रुपए पर टन देगा बियॉन्ड द मार्केट प्राइस, सच एक्सेस टू बी अप्लाइड इन लिक्विडेशन ऑफ एन ओल्ड डेट। मतलब कह रहा है कि लोहे का रेट मैं तुमको ज्यादा लगा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा पुराना पैसा बचा हुआ है। ये बात अपन किसको नहीं बताते, ए को। तो टेक्निकली यहां पर ए को बेवकूफ बनाने जैसी बात हो गई, यानी 2000 टन का मान लो कि 1 करोड़ रुपए आ रहा है, तो वो लोग बिल कितने का बनवा रहे हैं, बी और सी 1.5 करोड़ का, अरे समझ में। और ए को लग रहा है कि लोहा ही कितने का है, 1.5 करोड़ का। ये बेसिकली कैसा भी हो लेकिन ए से बात छुपाई गई, आ रहा है ये समझ, मटेरियल बात लग रही है कि नहीं लग रही है, ठीक है ना। तो दिस अग्रीमेंट इज कंसील्ड फ्रॉम ए, तो बहुत ऑब्वियस है कि अब क्या होगा, ए इज नॉट लायबल एज श्योरिटी सिंस सी हैज ऑब्टेन्ड अ गारंटी फ्रॉम ए बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस। क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? हाँ सुनना, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने क्या अग्री किया, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या एक मटेरियल बात बिना ए को बताए अग्री करी। इन लोगों ने अग्री ये किया कि हम लोहे का रेट 5 रुपए बढ़ा करके देंगे जिससे हम तुम्हारी एक पुरानी जो उधारी है उसको चुका देंगे। लोहे का रेट ही ज्यादा बता रहे हैं, तो जो ए गारंटर है उसको क्या कर रहे हैं, उससे छुपा रहे हैं कि भैया इसमें इसके रेट में पुराना उधार मिक्स शामिल है। क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा और हो सकता है कि क्रेडिटर ने भी उस सेट कर रखा हो कि भाई तू डिफॉल्ट कर देना, फिर अपन सारा पैसा किससे वसूल लेंगे, ए से। तो ए धोखेबाजी में ना आए ना, पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर की पहचान का कौन है, श्योरिटी। लेकिन लीगली उसको फंसाने के लिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्रेडिटर और डेटर की पहचान है और उन लोग मिलकर के श्योरिटी से बदला निकाल रहे हो, तो श्योरिटी धोखे में ना जाए इसलिए कानून में ये बात लिखी हुई है, आ रहा है सामने। मैं सारे उसके डायग्राम्स भी बनवा दूंगा तुमको, है ना, टाइम नहीं है इतना, ठीक है। फॉर्म बहुत ऑब्वियस है, ओरल या रिटर्न कैसा भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है देखो, ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटी, ये अलग सी बात है।
मतलब जो गारंटर कह रहा भैया मैं अकेले गारंटी नहीं दूंगा, तुम एक दो और गारंटर ढूंढ के लाओ, मैं नहीं जानता, तो वो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही अलग सी, कि अगर गारंटर बोल रहा है कि जब तुम दूसरे गारंटर ले आओगे ना तब मैं लायबल रहूंगा, तो क्या होगा, जब दूसरे गारंटर आएंगे तब वो लायबल रहेगा, बस यही बात है। देखो क्या लिखा है, Where a person gives a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. The guarantee is not valid if that other person does not join. जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल बात है कि श्योरिटी जो है, जो कह रहा है कि मैं श्योरिटी दे रहा हूं लेकिन और दूसरे पर्सन ज्वाइन होने चाहिए, तो अगर दूसरे पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ तो उसकी भी लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी कंडीशन पहले ही क्लियर कर दी थी। Alright, so simply speaking, the guarantee by surety is not valid if a condition is imposed by a surety that some other person must also join as a co-surety, but such other person does not join as co-surety. रीड कर लो एक बार पूरा इसका, है ना, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, अपन जनरल बातें कर लेते हैं प्लान के बारे में। अरे अभी ये तो पढ़ बता रहा ना मैं, फ्री हो रहे। मतलब इलीगल डेट नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग का पैसा लेना था तुम्हें किसी से, उसकी गारंटी ले ली तुमने, गन खरीदी थी, कट्टा सुअर मार खरीदे थे, ऐसा, ठीक है।